चलिए आज हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में। तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राहम नामक साइंटिस्ट ने विलेय पदार्थों को जैविक झिल्ली और फिल्टर पेपर से मिश्रण का अध्ययन किया था और उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो पदार्थ रवेदार होते हैं, ठीक है, जो पदार्थ क्रिस्टलाइन होते हैं उनके विलयन जैविक झिल्ली को बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं, यानी कि जैविक झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो बेरवेदार होते हैं उनके विलयन जैविक झिल्ली को सरलता से पार नहीं कर पाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है क्रिस्टलाइड और दूसरा कोलाइड। तो क्रिस्टलाइड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइड वे पदार्थ है जिनके विलयन फिल्टर पेपर या जैविक झिल्ली को सुगमता से पार कर जाते हैं या सुगमता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाइड कहते हैं। तथा दूसरी ओर वे पदार्थ जो जैविक झिल्ली से सरलता से पार नहीं होते हैं या सुगमता से विसरित नहीं हो पाते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। वास्तव में क्रिस्टलाइड और कोलाइड पदार्थ की दो अवस्थाएं ही हैं। इसके बाद बात करते हैं परिक्षिप्त तंत्र। तो कोई भी तंत्र या निकाय जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में सूक्ष्म कणों के रूप में विसरित रहता है, तो उसे हम परिक्षिप्त तंत्र या निकाय कहते हैं। जैसे कि नमक का जल में विलयन एक ऐसा ही निकाय का उदाहरण है। इसमें आपको पता है कि नमक जल में विसरित होता है। तो परिक्षिप्त तंत्र में विसरित पदार्थ को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, यानी कि नमक यहाँ पे परिक्षिप्त प्रवस्था है। एवं दूसरे पदार्थ को जिसमें कोई पदार्थ विसरित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नमक परिक्षिप्त प्रवस्था है और जल परिक्षेपण का माध्यम है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। धुआं में कार्बन के कण परिक्षिप्त प्रवस्था एवं वायु जो है परिक्षेपण का माध्यम है। परिक्षिप्त कणों के आकार के अनुसार परिक्षिप्त निकाय तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि विलयन के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन यह एक प्रवस्था समांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय पदार्थ और विलायक, विलेय किसको कहेंगे? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, और विलायक वह पदार्थ होता है जो विलेय पदार्थ को अपने में घोल लेता है। अर्थात नमक को हम विलेय और जल को विलायक कहेंगे। तो इसमें विलेय पदार्थ और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। इनमें कणों का आकार 1 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या इससे कम होता है, और इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन, और यह विषमांगी तंत्र होता है। इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार समान नहीं होता है। इसमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 1 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक होता है, और ये जैविक झिल्ली को सुगमता से पार नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कोलाइडी कणों को आसानी से देख सकते हैं, और कोलाइडी विलयन को सॉल के नाम से भी जाना जाता है। विलयन का तीसरा प्रकार है निलंबन। निलंबन भी कोलाइड के समान ही एक विषमांगी तंत्र है, लेकिन इसमें उपस्थित विलेय के कणों को हम सामान्य आँखों से भी देख सकते हैं। इसमें परिक्षिप्त कणों का आकार 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। इसमें मिट्टी या रेत को जल में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा वह निलंबन कहलाएगा। इनको आप आसानी से अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं।
परिक्षिप्त पदार्थ एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के अनुसार कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। तो देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही साल बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इस विशेष परिस्थिति में उन्हें जल स्नेही कोलाइड कहते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, सिलिसिलिक अम्ल के जल में विलयन इस प्रकार के कोलाइडों के उदाहरण हैं। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइड परिक्षिप्त पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम को साधारण रूप में मिला देने से प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात इनको बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात ऐसे कोलाइड्स जो द्रव के संपर्क में आते ही सीधे कोलाइड बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड, और जिनको बनाने के लिए हम विशेष विधियों का प्रयोग करते हैं उनको द्रव विरोधी कोलाइड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम कोलाइडी विलयनों के गुण देख लेते हैं। तो कोलाइडी विलयन विषमांगी होते हैं, इनका पहला गुण है। दूसरा, कोलाइडी विलयन साधारण फिल्टर पेपर को तो पार कर जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर द्वारा इन्हें छाना जा सकता है। तीसरा, कोलाइडी कणों का रंग उनके आकार, प्रकृति और उनके द्वारा विकिरणित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। चौथा है ब्राउनियन गति। कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। इस प्रकार की गति ब्राउनियन गति कहलाती है। किसी अंधेरे कमरे में बारीक छिद्र में से आते हुए प्रकाश के पथ में धूल के कण इसी प्रकार की गति करते हैं। इनको जिग जैग मोशन भी कहा जाता है। कोलाइडी विलयन का 5वां गुण है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश पुंज किसी कोलाइडी विलयन से होकर जाता है तो उसका मार्ग प्रकाशित हो जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से यह होता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बाद अगला है विद्युत कण संचलन। यदि किसी कोलाइडी विलयन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो आवेश युक्त कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इससे पता लगता है कि यह कण विद्युत धनात्मक है या विद्युत ऋणात्मक। कोलाइडी विलयन का 7वां गुण होता है विद्युत पराचरण। कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं, परंतु कोलाइडी कण आवेश युक्त होते हैं। अब यदि कोलाइडी कणों को स्थिर रखकर कोलाइडी विलयन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो माध्यम के कण कोलाइडी कणों की संभावित गति की दिशा के विरुद्ध दिशा में गति करने लगता है। इस क्रिया को विद्युत पराचरण कहते हैं। इनका उदाहरण है पायस। पायस क्या होता है? यदि जल में तेल की कुछ मात्रा मिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह से हिला दिए जाए तो कोलाइडी विलयन बनता है। अर्थात 2 अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने से पायस बनता है, और पायस जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। यदि तेल एवं जल के पायस को कुछ समय के लिए स्थिर रख दिया जाए तो तेल एवं जल अलग अलग परत बना लेते हैं। तो पायस बनाने की विधि पायसीकरण कहलाती है। और यदि पायस को स्थायी बनाने के लिए जब इसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे पायसीकारक कहते हैं। जैसे कि तेल व जल से बने पायस में यदि हम साबुन मिला दें तो यह एक स्थायी पायस बन जाता है। कोलाइडी विलयनों का 8वां मुख्य गुण है स्कंदन। द्रव विरोधी कोलाइड्स के स्थायित्व का मुख्य कारण यह है कि उनके कण आवेश युक्त होते हैं। यदि किसी विधि द्वारा इन्हें आवेश रहित कर दिया जाए तो यह कण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तली में बैठ जाते हैं। इस क्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं कोलाइडों का दैनिक जीवन में उपयोग। हमारे जीवन में कोलाइडी पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे भोज्य पदार्थ जैसे कि दूध, दही, मक्खन, पनीर, क्रीम, जेली, अंडा, रोटी, फलों के रस, ये सारे कोलाइडी पदार्थ ही हैं। तो कोलाइडों का दैनिक जीवन में उपयोग कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे औषधियों में। अनेक प्रकार की दवाइयाँ, टॉनिक, इंजेक्शन, ये सारे कोलाइडी विलयन ही होते हैं। इसके साथ साथ कोलाइडी गंधक पौधों में कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। दूसरा है उद्योगों में। बहुत सारे उद्योग जैसे कि रबर, शर्करा, चमड़ा उद्योग में कोलाइडों का उपयोग होता है। तीसरा, जल शोधन या वाटर प्यूरिफिकेशन में। अशुद्ध जल में रेत, मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। उसमें फिटकरी की थोड़ी सी मात्रा मिला देने से इन अशुद्धियों का स्कंदन हो जाने से यह जल में नीचे की ओर बैठ जाता है और जल शुद्ध हो जाता है, जिनको छान कर या निथार कर अलग कर लेते हैं। चौथा उपयोग है रक्त बहने से रोकना। को पता होगा हमारे शरीर में जो रक्त है वह एक कोलाइडी मिश्रण है। शरीर के जिस भाग पर चोट लग जाने से रक्त बह रहा हो, उस स्थान पर फिटकरी लगा देने से रक्त का स्कंदन हो जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। पांचवा उपयोग है नालियों में बहने वाले अशुद्ध जल की सफाई। यहाँ पे उसी प्रकार की विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं जो विधियाँ जल के शुद्धिकरण या जल शोधन में उपयोग की जाती हैं। छठा उपयोग है धुएं से कार्बन कणों को पृथक करना। शहरों में जहाँ पर कि कारखाने इत्यादि अधिक होते हैं, वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर होते जा रही है। चिमनियों से पेट्रोल एवं डीजल चालित वाहनों से लगातार धुआं निकलते रहता है और वायु को प्रदूषित करता है। धुआं में उपस्थित कार्बन के कण ऋणावेशित होते हैं। चिमनियों में विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करने से कार्बन कण अलग हो जाते हैं और धुआं रहित गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार सातवां उपयोग है साबुन की क्रिया द्वारा कपड़ों को साफ करना। शरीर से निकलने वाले पसीने में उपस्थित चिकने पदार्थ कपड़ों में लग जाते हैं। इन पर धूल के कण चिपक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। इन कपड़ों को पानी में डालने पर चिकने पदार्थ और जल मिलकर एक अस्थायी पायस बनाते हैं, परंतु साबुन पायसी कारक के रूप में इसे स्थायित्व प्रदान करता है। फलतः धूल के कणों की कपड़े के साथ पकड़ ढीली हो जाती है और धूल के कण पानी के साथ बह जाते हैं। यहाँ पर साबुन एक अन्य तरीके से भी कार्य करता है। साबुन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है जो धूल के कणों को अवशोषित कर लेता है और पानी के साथ बह जाता है।